सुबह की नरम धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी और हवा में हल्की सी खुशबू बसी हुई थी। कमरे के एक कोने में आईने के सामने बैठे सफेद और गुलाबी मेल वाले जोड़े में एक लड़की नजरें झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर शर्म और सुकून का हसीन मेल था। वह सादिया थी। सादिया, जो अपने पिता हाजी बशीर की लाडली बेटी थी। उसकी मां का साया बचपन ही में उठ चुका था, लेकिन बाप ने अपनी इकलौती बेटी को मां और बाप दोनों बनकर पाला। सादिया ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की, क्योंकि उसके बाप ने हमेशा उसकी हर ख्वाहिश को बिना जुबान खोले पूरा किया। आज सादिया की जिंदगी का वह दिन था जिसका ख्वाब हर बेटी अपनी आंखों में सजाए रखती है, निकाह का दिन। निकाह की तकरीब बहुत सादा मगर पुरखलूस थी। घर की छोटी सी हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। अजीजो अकारिब, मोहल्ले वाले और हाजी साहब के पुराने दोस्त सब मौजूद थे। निकाह के बाद जब काजी साहब ने कलिमात मुकम्मल किए तो बाप की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। वे आंसू जुदाई के थे, लेकिन उससे बढ़कर एक इत्मीनान के कि उसने अपनी बेटी को एक नेक और दयानतदार लड़के फरहान के सुपुर्द किया है। फरहान एक सीधा सादा, मेहनती और खामोश तब्बा इंसान था। मजदूरी करता था, लेकिन उसके किरदार में इतनी मजबूती और ईमान था कि हर कोई उसे इज्जत से देखता था। सादिया की दुल्हन बनकर पहली बार फरहान के घर आने की शाम, जब वह दहलीज पार करके अंदर दाखिल हुई तो कदमों में सुकून और आंखों में दुआ थी। फरहान ने नजरें झुकाए नरमी से कहा, सादिया, मैं तुम्हें बड़े नाज से रखूंगा। मेरे पास दौलत नहीं, मगर मोहब्बत, इज्जत और ईमान की कमी कभी ना होगी। सादिया ने पहली बार नजरें उठाकर उस मर्द की तरफ देखा जो अब उसका मुहाफिज बन चुका था। वह मुस्कराई और आहिस्ता से बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए फरहान, बस तुम्हारा साथ, तुम्हारी सच्चाई और अल्लाह का करम काफी है। यूं उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। फरहान हर रोज मजदूरी पर जाता और सादिया दिन भर सादगी और मोहब्बत से घर संवारती। गौरबत जरूर थी, लेकिन दोनों दिलों में शिकवा नहीं, शुक्र था। जब कभी खाने में सिर्फ दाल और रोटी होती तो दोनों हंसते हुए कहते, यही सादगी हमें खुशियों से भर देती है। चंद महीनों बाद जब सादिया ने फरहान को बताया कि वह मां बनने वाली है, तो फरहान की आंखें खुशी से भर आईं। उसने सजदा-ए शुक्र में जाकर दुआ की और कहा, अगर बेटी हुई तो मैं उसे दुनिया की सबसे हसीन बेटी बनाकर पालूंगा। सादिया ने भी दिल से दुआ मांगी और जिंदगी की हर मुश्किल को आसानी से सहने का अज़्म कर लिया। सादिया की शादी को अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ था। उसकी छोटी सी जर्जर लेकिन प्यारी झोंपड़ी में गुर्बत जरूर थी, मगर दिल मुतमिन और राजी थे। एक शाम जब फरहान मजदूरी से लौटा तो सादिया ने मामूल के मुताबिक मुस्कुराकर पानी का लोटा बढ़ाया, मगर उसके चेहरे पर एक छुपी हुई परेशानी साफ झलक रही थी। फरहान ने फौरन पहचान लिया। फरहान, क्या हुआ सादिया, आज तुम्हारी मुस्कुराहट उदास क्यों है? सादिया, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं लग रही, वे अकेले रहते हैं, दिल घबरा गया है। मां तो बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। वह जख्म अगरचे पुराना था, मगर बाप की तन्हाई ने उसे कभी भरने नहीं दिया। हाजी बशीर ने बरसों पहले बीवी का साया खोकर सारा प्यार अपने इकलौते जुगनू पर लुटा दिया था। अब उम्र, तन्हाई और खामोश आंगन उन्हें आहिस्ता आहिस्ता थका रहे थे। अगले ही दिन सादिया अपनी नन्ही अरीशा को साथ लेकर बाप के घर पहुंच गई। घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसे मां की आहटें याद आईं। वही दरो दीवार, लेकिन अब खाली, सन्नाटे में डूबे हुए। आंगन में खुली नीम के नीचे हाजी साहब लकड़ी की कुर्सी पर बैठे तस्बीह फेर रहे थे। बेटी को देखकर उनकी आंखें किसी लोरी की तरह चमक उठीं। हाजी बशीर मुस्कुराते हुए, आ गई मेरी चांदनी, लगता है परदेश से चिड़िया वापस लौट आई है। सादिया कदमों में बैठकर, अब्बू, चिड़िया तो तब परदेश में होती जब आपका आंगन उसे भूल जाता। वह दिन सारा आंगन जिंदगी से भर गया। अरीशा दादा की गोद में किलकारियां मारती रही और सादिया बावर्ची खाने में जाकर वही दाल गोश्त चढ़ाती रही जिसकी खुशबू बाप को बचपन से पसंद थी। हाजी बशीर ने सांस भरकर कहा, बेटा, कभी कभी खामोश दीवारें भी आवाजें देती हैं, पर जब तेरी हंसी कमरे में गूंजती है तो लगता है घर फिर से सांस ले रहा है। सादिया ने फैसला किया कि अब हर जुमे को वह यहां आया करेगी, चाहे रास्ते में धूप तेज हो
या बरसात। मगर इस नेक इरादे को उसके भाई फयाज की बीवी मरियम हरगिज पसंद न थी। मरियम के दिल में हसद की कोई अंधेरी गठरी थी जो हर सादिया के कदम के साथ खुल उठती। जब भी देखो आ धमकती है, क्या अपने घर में सुकून नहीं मिलता? सादिया ने जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट पेश की। उसे मालूम था कि बाप की यतीमी किसी की नाइरादी से हार नहीं मान सकती। हर द्वारा उसकी किसी महरूमी को पूरा कर देता था। कभी बाप की बिखरी हुई दवाएं तरतीब देती, कभी पुराने कपड़ों को रफ्फू करती, कभी मलियाक शामों को अपने कहकहों से भर देती। एक दिन अरीशा ने स्कूल से वापसी पर दादा को बचपन का एल्बम लाकर दिखाया। तस्वीरों में जवान वालदैन के चेहरे, नन्ही सादिया के गालों पर पड़े डिंपल और मां की मुस्कुराहट के गरद हंसती हुई सरहदें थीं। हाजी बशीर ने तस्वीर सीने से लगा ली। देख सादिया, तेरी मां की यह मुस्कुराहट मुझ में अब भी सांस लेती है। बस तू आ जाया कर, यह मुस्कुराहट तेरे चेहरे पर देख लिया करूंगा। उस शाम जब सादिया वापसी की तैयारी करने लगी तो बाप की आवाज कमजोर थी, पर लहजा मोहब्बत की कमान से निकला तीर था। बेटा, खाली घर खाली दिल को खा जाता है। तन्हाई में कभी कभी दिल डूबने लगता है। तेरे कदम आई तो यह घर धड़कने गिनने लगता है। सादिया ने बाप का हाथ थामा, आंखों ही आंखों में वादा किया कि तन्हाई अब बाप की तकदीर नहीं रहेगी। फरहान ने भी दिल से साथ दिया। जब जब मजदूरी से फुर्सत मिलेगी वह खुद ससुर को साथ ले आएगा या बीवी को बाप के पास छोड़ जाएगा। सादिया हर हफ्ते बाप के पास आती, सहन में झाड़ू देती, अब्बा के कपड़े धोती, खाने बनाती और शाम को अरीशा को लेकर वापस चली जाती। हाजी बशीर की चमकती आंखें हर बार उसकी आमद से जिंदगी की लौटती धड़कनों का ऐलान करती। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें खुशी की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। भाई फैयाज की बीवी मरियम अंदर ही अंदर इस मोहब्बत को हसद में तोलने लगी। वो हर बार सादिया के आने पर बर्तन जोर से रखती, किचन में बड़बड़ाती और गली की औरतों में ये कहना ना भूलती, देखो जी, शादीशुदा है मगर हर हफ्ते आ जाती है बाप के घर, जैसे इसका शौहर छोड़ चुका हो। सादिया खामोशी से सब सहती रही, न अब्बा को शिकायत की, न भाई से कुछ कहा। बस हर बार खामोशी के साथ आई, काम किया और चुपचाप चली गई। एक दिन जब सादिया किचन में रोटी पका रही थी, मरियम आई और बोली, वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हर हफ्ते बच्ची लेकर यहां घुसी आती हो। लोग क्या कहेंगे कि हमने बेटी को छोड़ा नहीं, पाल रहे हैं। सादिया ने आंखें झुकाते हुए कहा, मैं सिर्फ अब्बू के लिए आती हूं, वरना मुझे यहां का पानी भी नसीब नहीं। मगर मरियम को जवाब नहीं बर्दाश्त होता था। वो जलती रही और कुछ दिन बाद नया तूफान उठ खड़ा हुआ। सादिया एक दिन हस्बे मामूल अब्बू के लिए सालन बना रही थी कि मरियम शोर मचाते हुए बाहर आई। मेरी सोने की अंगूठी कहां है, जो मैंने ड्रेसिंग पर रखी थी? फैयाज भी फौरन बाहर निकल आया। क्या मतलब, वो कहां गई? मरियम ने फौरन उंगुश्त ए इल्जाम सादिया की तरफ मोड़ दी। यही तो है घर में, और कौन है? अंगूठी कहीं गई नहीं, किसी ने उठाई है। सादिया के कदमों तले जमीन खिसक गई। वो तो उस कमरे के करीब भी न गई थी। भाभी, मैंने ना अंगूठी देखी ना हाथ लगाया, आप यकीन करें मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मरियम की जबान तलवार बन चुकी थी। झूठ बोलती हो, तुम तो आई ही हो चोरी करने। पहले शौहर के साथ रहना नहीं आया, अब बाप को भी लूटना है। सादिया की आंखों में आंसू थे मगर जबान बंद। उसी लम्हे मरियम के बेटे अनवर की आवाज आई, अम्मी, मैंने देखा था कि नूरी, सादिया की बेटी, कुछ कमरे से उठाकर बैग में रख रही थी। यह सुनकर मरियम दौड़ी और अरीशा का स्कूल बैग खोलकर देखने लगी। और जैसे कि सब कुछ पहले से तय था, सोने की अंगूठी बैग से बरामद हो गई। हाजी बशीर वहीं खड़े थे। उन्होंने सारी बात सुनी, मगर अरीशा की आंखों में खौफ और लरजती जबान ने उनका दिल हिला दिया। दादा, मैंने कुछ नहीं किया। अनवर भाई ने बैग में कुछ रखा था, फिर हंसकर बाहर चले गए। फयाज ने गुस्से में आकर सादिया को धक्का दिया। अपनी बेटी को संभाल नहीं सकती और इल्जाम हमारे बच्चों पर लगा रही हो, निकल जाओ यहां से। हाजी बशीर बीच में आए, मगर फयाज का हाथ उनके चेहरे तक जा पहुंचा। एक लम्हा ठिठक गया। बाप की हुर्मत, बेटी की बेगुनाही और भाई का हाथ। सादिया चीखी, रोई, मगर आवाजें दीवारों से टकरा गईं। वो बेटी का हाथ थामे अब्बा को साथ लिया और घर छोड़ दिया।
सादिया का दिल टूटा था। आंखें सूख चुकी थीं, मगर बेटी के नन्हे हाथ ने उसे संभाल रखा था। हाजी बशीर खामोश थे। उनके दिल पर बेटे का हाथ नहीं, बेटे का लहजा ज्यादा भारी पड़ा था। गांव की एक पुरानी झोंपड़ी में, जो चंद महीने पहले ही छोड़ दी गई थी, सादिया ने अब्बा के साथ पनाह ली। वहीं झाड़ू देकर, चटाइयां बिछाकर एक नया आगाज किया। फरहान को उन दिनों काम के लिए करीबी शहर जाना पड़ा था। मजदूरी की तलाश में वो दिन रात घूमता रहा। उसने जब बीवी को फोन पर अपनी हालत बताई तो सादिया के लब्बों पर एक आहट आई। फरहान, तुम फिक्र न करो, मैं और अरीशा अब्बू के साथ हैं, सब संभाल लेंगे, बस तुम अपना ख्याल रखना। चंद दिन गुजरे थे कि एक सुबह सादिया के मोबाइल पर अनजानी कॉल आई। दूसरी तरफ एक अजनबी आवाज थी, जिसने सादिया की जिंदगी का दूसरा स्तंभ भी गिरा दिया। बीबी, आपके शौहर फरहान फैक्ट्री की छत से गिर गए हैं, हालत नाजुक है, फौरन अस्पताल आ जाइए। सादिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरीशा को उठाया और बिना किसी को कुछ बताए एक रिक्शे में अस्पताल जा पहुंची। अस्पताल का मंजर गोया कयामत का टुकड़ा था। फरहान ऑक्सीजन पर था, चेहरा जख्मों से भरा, पसलियां टूटी हुईं। डॉक्टर ने साफ अल्फाज में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर मामला नाजुक है। सादिया फरहान के करीब बैठी, उसका हाथ थामे रोती रही। फरहान ने नीम बंद आंखों से आखिरी बार बीवी को देखा। लबों पर खफीफ मुस्कान थी और बस सांसें खामोश हो गईं। अरीशा ने बाप को झिंझोड़ा, अब्बू उठो, अम्मी रो रही है ना, देखो ना। लेकिन अब्बू हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। झोंपड़ी में कुछ दिन गुजरे तो एक दिन हाजी बशीर ने कहा, बेटा, ये जिंदगी नहीं है, आओ मेरे साथ घर चलते हैं। सादिया ने आंखों में उतरी मायूसी को छुपाते हुए अब्बा के फैसले पर सर झुका दिया। फिर एक शाम वो अपने छोटे से बैग और अरीशा का हाथ थामकर दोबारा भाई के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा खुला तो मरियम ने पहले तो नजरअंदाज किया, फिर तीखे लहजे में बोली, फिर आ गई हो, ये घर खैरात खाना नहीं है। लेकिन हाजी साहब ने सख्ती से कहा, ये मेरा घर है और मेरी बेटी यहां रहेगी। खामोशी छा गई। सादिया ने एक तरफ का कमरा समेट लिया, अपनी बेटी को सीने से लगाया और दिल में खुद को तसल्ली दी, अब बस थोड़ा सब्र, सब ठीक हो जाएगा। मगर सब्र का इम्तिहान अभी बाकी था। चंद दिन बाद एक दिन मरियम ने पूरे घर में शोर मचा दिया, मेरी सोने की चेन कहां गई, जो मैंने कल रात ड्रेसिंग पर रखी थी? फैयाज भी गुस्से से बोला, हर बार कुछ न कुछ गायब हो रहा है, अब हद हो गई है। सादिया ने फौरन कहा, भाभी, मैंने न देखी न हाथ लगाया, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मगर मरियम का रुख बदला और अब की बार उसने उंगली सादिया की बेटी पर रख दी। अरीशा को आज मैंने मेरे कमरे के पास देखा था, वही होगी चोर। सादिया की सांसें उखड़ गईं। उसकी मासूम बेटी, जिसकी नजरें भी झुकी रहती थीं, उस पर इल्जाम। अनवर, मरियम का बेटा, अंदर से निकला और जोर से बोला, मैंने देखा था, वो खाला के कमरे से निकलकर तेज तेज जा रही थी। फैयाज ने आगे बढ़कर अरीशा का बैग खोला और हैरतनाक तौर पर उसमें वही चेन बरामद हुई। सादिया की आंखों में आंसू भर आए। अरीशा कांपती आवाज में बोली, अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आज स्कूल का काम कर रही थी। अनवर भाई मेरे बैग के पास आ रहे थे, लेकिन मगर कोई सुने तो तब ना। फैयाज ने चीखते हुए कहा, अपने बाप की चोर नस्ल हो, तुम्हें तो मेरे दरवाजे पर भी नहीं आना चाहिए था। मरियम ने आगे बढ़कर सादिया को थप्पड़ मारा, अब निकल जाओ हमारे घर से, तुम भी चोर और तुम्हारी बेटी भी। तभी हाजी बशीर लरजते हुए आगे बढ़े, अरीशा को सीने से लगाया और गुस्से में बोले, फैयाज, तुम अपनी भांजी पर इल्जाम लगा रहे हो, अगर सच सुनना चाहते हो तो सुनो। अनवर को बाजार में पैसे लुटाते खुद देखा गया है, वही चोर है, तुम्हारी तरबियत का नतीजा। फैयाज गुस्से में आया और अपने बाप को थप्पड़ मार दिया। लम्हा रुक गया, हवा जैसे थम गई। सादिया चीखी, रोती हुई अब्बा के पास पहुंची, अब्बू, आपको उसने हाथ कैसे लगा लिया? अब्बू चुप थे, सिर्फ एक आंसू टपका और दिल की धड़कन जैसे थम गई। 3 दिन के शोक के बाद सादिया अपनी बेटी अरीशा के साथ उस झोपड़ी की तरफ वापस चली आई, जहां कभी एक बूढ़ी फकीरनी ने उसे पनाह दी थी। चंद जर्जर चटाइयां, एक छोटा सा चूल्हा और कोने में रखे पानी के बर्तन।
अब यही उसका घर था, यही उसका मुकद्दर। अरिशा खामोश हो चुकी थी, एक मासूम सी बच्ची जो अपने बाप की मौत, नाना के जनाजे और चोरी के इल्जाम का बोझ अपनी आंखों में समेटे बस मां की छांव में पनाह ढूंढ रही थी। बूढ़ी फकीरनी ने उसे अपनी बेटी बना लिया था। बेटी, यह दुनिया जालिम है, मगर अल्लाह सब देखता है, सब्र कर, वही इंसाफ देगा। दिनों बाद एक दिन सादिया और फकीरनी भीख मांगते हुए उस गली में आ पहुंची जहां सादिया का भाई रहता था। फकीरनी ने सादिया की झिझक को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं चलती हूं अंदर, तुम बाहर रुकना। अरिशा ने जल्दी से फकीरनी का पल्लू थामा। अम्मी, मुझे भी जाना है। अरिशा भी उसके साथ अंदर चली गई, जबकि सादिया पेड़ की छांव में बैठ गई। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से फयाज दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके चेहरे पर पछतावे के आंसू बह रहे थे। वह सादिया के कदमों में गिर गया। बहन, माफ कर दे, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। सादिया हक्का बक्का रह गई। अनवर वही चोर था, पुलिस ने उसे बाजार में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा है, वह अब जेल में है। फैयाज हिचकियां लेकर रोने लगा। मैंने तुझ पर, तेरी बच्ची पर इल्जाम लगाया और तेरा बाप, हमारा बाप, मेरे हाथों दुनिया से चला गया। सादिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह खामोश रही। फिर उसने एक और खबर दी, भाभी, वह अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर है। उसके जिस्म पर नीले नीले निशान पड़ने लगे थे। डॉक्टर ने बताया उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है। वह मरने के करीब है, लेकिन मौत भी उस पर रहम नहीं कर रही। वह तड़प रही है, मर नहीं पा रही। हर लम्हा रोती है, चिल्लाती है, माफी मांगती है। सादिया का दिल कांप गया। उसने कहा, मुझे ले चलो उसके पास। रात की खामोशी में सादिया झोपड़ी के बाहर बैठी थी। आसमान से तारे गायब हो चुके थे, जैसे उन्हें भी इस दुनिया के जुल्म से पर्दा करना हो। उसकी बेटी अरीशा उसकी गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। सादिया की निगाहें अनायास ही उसी गली की तरफ उठ गईं, जहां कभी उसका ससुराल था, फिर मायका, फिर मायूसी, और अब बस एक पुरानी कहानी। फयाज और मरियम के किरदार खत्म हो चुके थे, मगर उनके दिए जख्मों की गहराई अब भी बाकी थी। अब हर जख्म एक सबक था और हर आंसू एक दुआ। सादिया ने फज्र की अजहान के साथ हाथ उठाए, ऐ रब, मेरे शौहर को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, मेरे वालिद को अपनी रहमत की छांव में रख और मेरी बेटी को जिंदगी की वो रोशनी दे जिसकी मैंने हमेशा तमन्ना की। उसी दिन एक औरत सादिया से भीख मांगने आई, चेहरा झुका हुआ, कपड़े पुराने, जिस्म कांपता हुआ। सादिया ने जब चेहरा देखा तो हैरत से उसकी सांस रुक गई। खाला शमीम, वही औरत जो कभी महल जैसे घर में भाभी की दोस्त थी, आज सड़कों पर थी। खाला शमीम रो पड़ी, बेटी, मैंने भी कभी तेरे खिलाफ बातें की थीं, मगर जब मरियम बीमार हुई तो मैंने ही उसके कपड़े धोए, मैंने ही उसका आखिरी कलमा सुना, और उसने जाते जाते कहा, सादिया से कहना अगर वो मुझे माफ नहीं करेगी तो मेरी कब्र भी मुझसे नाराज रहेगी। सादिया के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने खाला शमीम का हाथ थामा। मैंने मरियम को उसी दिन माफ कर दिया था जब उसकी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू गिरे थे। अल्लाह भी माफ करता है तो एक गरीब बेवा क्यों नहीं करेगी। खाला शमीम रो पड़ी और बोली, तू ही असली अमीर है बेटी, दिल वाली। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले के एक बुजुर्ग सादिया के पास आए। वो एक मदरसा चला रहे थे और उन्हें एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो विधवाओं और अनाथों की देखभाल कर सके। उन्होंने सादिया से कहा, तुम जैसी सब्र वाली औरत ही इन बच्चों के लिए मिसाल बन सकती है। सादिया ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जल्द ही वह मदरसे में अपनी बेटी के साथ रहने लगी। अब वह वहां बच्चों को कुरान पढ़ाती, नमाज सिखाती और अनाथ बच्चियों को गले से लगाती। अरीशा भी वहां पढ़ाई करने लगी। जब वह बोलती तो लोग हैरान होते कि इतने गम सहकर भी यह बच्ची इतनी अदब वाली और नेक कैसे है। एक दिन सादिया ने बोर्ड पर लिखा, रिश्तों में अगर वफा हो तो गरीबी भी सुकून बन जाती है, और अगर दिलों में बुग़्ज़ हो तो महल भी कब्र बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको सादिया की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सब का आमोज कस्से को जरूर शेयर करें, ताकि हर बेटी, हर भाई और हर भाभी को यह बात याद रहे, जो इंसानों के साथ इंसाफ नहीं करता
उसके नसीब से भी इंसाफ छिन लिया जाता है।